ये हर्निया बाहर आता है और फंस जाता है। और अगर ये खुदा न खास्ता फंस जाए तो इसी के साथ और सिम्टम्स ऐड अप होते हैं। अगर एक डॉक्टर ने 10 मरीज़ों को देखना है और एक डॉक्टर ने सिर्फ 2 मरीज़ों को देखना है तो डेफिनेटली उसके अंदर भी फ़र्क आएगा, उस नर्सिंग केयर के अंदर भी फ़र्क आएगा कि सरकारी अस्पताल के अंदर देखने वाला कोई और बंदा होता है, ऑपरेट करने वाला कोई और होता है और डिस्चार्ज करने वाला कोई और होता है। इसका इलाज ऑपरेशन ही है और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। प्लान करके किया जाता है तो उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इंटेस्टाइन से चर्बी आके फंस गई और पेशेंट को शदीद दर्द, वॉमिटिंग, पेट फूल गया, हवा रुक गई और वो इमरजेंसी में आया। और जब इस इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं हर्निया को तो उसके अंदर रिस्क मौजूद होता है इन्फेक्शन का और इसमें जाली लाजमी लगाई जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट इकराम जुल्करनैन हेल्थ कास्ट की एक नई एपिसोड के साथ। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुनीबुल्लाह, जो कि एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं और पिछले 5 साल से ये मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, अपना इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को। मैं एक जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और पिछले 5 साल से इस्लामाबाद में मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर एज ए स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। और इससे पहले आई ग्रेजुएटेड इन 2012 और उसके बाद 1 ईयर की हमारी इनिशियल एक हाउस जॉब होती है, उसको कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली और 2017 मिड के अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद फिर एक स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एज अ स्पेशलिस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की। फिर इसी के बाद 2-3 और सर्टिफिकेशंस की, जिसके अंदर एक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर है और एक जिसको मेंबरशिप ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स फिजिशियंस एंड सर्जन्स क्लास को कहते हैं, वो भी है। और इसके साथ साथ फिर बीच में इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के ऊपर रिसर्च पब्लिकेशंस की, जिसके अंदर अबाउट मोर देन 25 आर्टिकल्स हैं जो कि ओवर द इंटरनेट मौजूद भी हैं। अच्छा, अपने करियर के बारे में बताएं कि आपने सर्जरी को ही क्यों चूज़ किया? सर्जरी जब इनफैक्ट जब डॉक्टर बनना चाहता था उसका शौक मेरे अंदर इस तरह से पैदा हुआ कि मेरे चचा डॉक्टर थे और उनको देख देख के बीइंग अ डॉक्टर एक पैशन क्रिएट हुआ। फिर जब मेडिकल स्कूल के अंदर थे उसके साथ साथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मेडिकल स्कूल एनजीओज ज्वाइन की, जिनको साथ ह्यूमैनिटी के कॉन्टेक्स्ट में काम करते हुए देखा और साथ खुद भी किया। और फिर फ्लड विक्टिम्स का एक दौर गुजरा था इस्लाम पाकिस्तान के ऊपर से। उस दौर के अंदर जब भागदौड़ की ह्यूमैनिटी के लिए तो ये चीज़ें और ज़्यादा स्पाइक अप हुई। और फिर जब मेडिकल स्कूल कंप्लीट हुआ उसके बाद ये जो 1 ईयर की हमारी हाउस जॉब होती है, इसमें ओरिएंटेशन होती है चीज़ों से रिलेटेड के आप मेडिसिन में भी जाते हैं, सर्जरी में भी जाते हैं, आई में जाते हैं, नाक कान गले ईएनटी, ऑर्थोपेडिक्स डिफरेंट। तो उसमें जब मेरी सर्जरी की रोटेशन हुई तो वहाँ से चीज़ें मज़ीद इम्प्रूव हुई कि जी सर्जरी की तरफ ही जाना है और सर्जरी को ही एज ए कैरियर चूज़ करना है। ठीक हो गया। और आपकी डेली लाइफ रूटीन क्या है एज अ डॉक्टर? डॉक्टर्स की खैर डेली लाइफ रूटीन इट्स ऑलवेज अ बिजी रूटीन और उसमें ये होता है स्टार्ट ऑफ द डे अराउंड लेट्स से 7 इन द मॉर्निंग होता है और बाय 8 ओ क्लॉक आई एम नॉर्मली इन द हॉस्पिटल। और हमारी कोशिश, आई वर्क विद अ टीम, जो हमारी टीम होती है हमारी सारों की कोशिश होती है कि सुबह 8 बजे हम अर्ली मॉर्निंग अपनी सर्जरीज रखें। तो बाय 8, 9, 10 अर्लियर जो शुरू के 4-5 घंटे होते हैं इसमें वी डू द सर्जरीज। और उसके बाद फिर ओपीडी क्लिनिक्स होते हैं और कोई फिर इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं, वो आ जाते हैं बीच में। इट्स अ होल डे और फिर रफली अराउंड 7 to 8 एट द नाइट वापसी होती है। और कई दफ़ा अगर कोई इमरजेंसी केसेस आ जाए तो इवन देन दैट टेक्स अ टाइम। सही हो गया। अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं कि जो ये जो हर्निया टर्म है, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे और इसके सिम्टम्स वगैरह क्या हैं? मैं आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ कि जो हर्निया है हमारे पेट के अंदर कुदरती तौर के ऊपर कुछ लेयर्स हैं। इन लेयर्स के अंदर जब थोड़ी सी सुराख बन जाता है और इस लेयर के ऊपर सिर्फ जिल्द रह जाती है तो जो पेट के अंदर का मवाद है ये बाहर की तरफ को आ सकता है, जिसमें इंटेस्टाइन्स हैं, चर्बी है। तो ये जो सुराख होता है इसको हर्निया बोला जाता है। इसको आम मेडिकल टर्म के अंदर हम डिफेक्ट भी बोलते हैं। आसान अल्फाज के अंदर हर्निया एक सुराख है जिससे पेट के अंदर के अज़ा या चीज़ें बाहर आ सकती हैं। ठीक हो गया। और रिस्क एंड फैक्टर्स क्या हैं इसके? हर्निया के रिस्क फैक्टर्स के अंदर मोटापा, ज़्यादा वज़न उठाने वाला काम करना, यूरिन के लिए ज़ोर लगाना, कब्ज़ का होना, वो लोग जो ज़्यादा देर के लिए बैठे रहने वाला काम करते हैं, अगेन वो पेट के ऊपर ज़ोर दे रहा होता है, ये शामिल होते हैं। और लंबे टाइम के लिए ड्राइविंग करने वाला काम है,
जिम वर्कर्स होते हैं, फिर कुछ लोग जो कि जिनमें कंजेनिटल तौर के ऊपर मसल्स की वीकनेस होती है, उनके अंदर ये ज़्यादा कॉमन होता है। मल्टीपल प्रेगनेंसीज ख़वातीन के अंदर इसका रिस्क फैक्टर है, और प्रीवियस सर्जरी इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स में मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें कैसे पता लगेगा इसके सिम्टम्स और साइंस क्या हैं कि हर्निया अगर किसी बंदे को हो गई है तो उसको कैसे फील होगा कि उसको हर्निया ही है? हर्निया इस तरह से प्रेजेंट करता है कि मरीज़ हमारे पास आता है और कंप्लेन करता है कि जी जब मैं खड़ा होता हूँ या ज़ोर लगाता हूँ या खांसी करता हूँ तो एकदम से एक स्वेलिंग बन जाती है, और जब मैं लेटता हूँ तो ये स्वेलिंग ठीक हो जाती है। तो कोई भी पेट के ऊपर स्वेलिंग बनना जो कि ज़ोर आवर काम करने, खांसी करने, खड़े होने से बाहर आ जाती है, लेटने से अंदर चली जाती है, रिलैक्स होने से अंदर चली जाती है, ये इसका पहला सिम्टम होता है। तो स्वेलिंग जो कि एक्सर्शन के साथ बढ़ती है। इसके बाकी सिम्टम्स के अंदर दर्द होती है, ख़ास तौर पे कि जब ये हर्निया बाहर आता है और फंस जाता है, और अगर ये खुदा न खास्ता फंस जाए तो इसी के साथ और सिम्टम्स ऐड अप होते हैं, जिनके अंदर हवा का रुक जाना, कब्ज़ हो जाना, पेट का फूल जाना, वॉमिटिंग या मतली जैसी कैफियत होना भी शामिल है। और टेस्ट और डायग्नोसिस वगैरह इसके बारे में आप क्या एलाबोरेट करेंगे? जो हर्निया का डायग्नोसिस है, ये आम तौर के ऊपर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। क्लिनिकल डायग्नोसिस हम उसको कहते हैं कि जिसको जब देखा जाता है मरीज़ को और उसके सिम्टम्स को देखा जाता है और एग्जामिन किया जाता है, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये हर्निया है। और उसका एक बड़ा सा एक सिंपल टेस्ट होता है कि हम मरीज़ को खांसी करवाते हैं और वो जो प्रोट्रूजन होती है, जो स्वेलिंग होती है, वो सामने ज़्यादा विजिबल हो जाती है, और जैसे ही वो खांसी की इम्पल्स ख़त्म होती है तो उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो हर्निया का डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। लेकिन कुछ जगहों के ऊपर जहाँ पे शक हो या कन्फ्यूजन हो या जहाँ पे मज़ीद एलेबोरेशन चाहिए हो या चीज़ों को डिटेल में देखना हो, तो उसके अंदर फिर टेस्ट के अंदर अल्ट्रासाउंड किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है, और कभी-कभार एमआरआई स्कैन भी किया जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, नॉर्मल जब इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है या उसको पेन हो रही है, तो वो एक नॉर्मल किसी क्लिनिक में चला जाता है, और जो नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं क्लिनिक में बैठे होते हैं, मतलब वो आगे रिकमेंड करते हैं हर्निया के डॉक्टर्स को, या क्या सिस्टम होता है? जब क्योंकि पेशेंट को तो ये चीज़ पता नहीं होती कि उसको हर्निया है इन द बिगनिंग। जब भी हम मरीज़ को देखते होते हैं ना, तो मेडिकल फील्ड के अंदर हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हिस्ट्री। ये हिस्ट्री तकरीबन 15 से 20 मिनट का एक सवाल जवाब होता है जो मरीज़ों के साथ किया जाता है, जिसके अंदर आपने सर से लेके पैर तक हर चीज़ पूछनी है। जिसके एंड के ऊपर आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ किस तरफ को जा रही है। जैसे उल्टी एक बड़ा कॉमन सिम्पटम है जो कि वैरायटी ऑफ केसेस के अंदर हो सकता है। आम फूड पॉइज़निंग के साथ हो सकता है, अपेंडिक्स के दर्द के साथ हो सकता है, हर्निया के साथ हो सकता है, मैनी रीज़न्स। लेकिन इसके साथ जब आप कोरिलेट करते हैं कि अच्छा मरीज़ के बाकी फीचर्स क्या हैं, मरीज़ आएगा बताएगा कि नहीं मुझे स्वेलिंग भी कहीं पे फ़ील होती है, क्योंकि आम तौर के ऊपर मरीज़ को अपने बारे में पता होता है, उसको पॉइंट आउट हो रही होती हैं चीज़ें, तो उसको रिलेट करते हैं। और अगर फिर भी मरीज़ बताने से कासिर रहता है या वो इनकन्क्लूसिव होती हैं, तो इस डिटेल्ड हिस्ट्री के बाद एक एग्जामिनेशन होती है। अगेन वो 10 से 15 मिनट की एक डिटेल एग्जामिनेशन होती है, जिसमें सर से लेके पैर तक आपने हर सिस्टम को एग्जामिन करना होता है। और जब आप एग्जामिन कर लेते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जी अच्छा इस मरीज़ को हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसकी वॉमिटिंग की कॉज ये हर्निया बनी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बेसिक या मोस्ट इम्पोर्टेंट 3-4 पॉइंट्स बताएं जो कि बिल्कुल हर्निया से रिलेटेड हो, मतलब कि कोई भी पेशेंट है उसको ये सिम्टम्स फील हो रहे हो तो वो डायरेक्ट जो है ना हर्निया के डॉक्टर को जाके चेकअप करवाए, तो वो आप 3-4 पॉइंट्स क्या बताएंगे व्यूवर्स को? अगर उनको कहीं पे भी पेट के ऊपर स्वेलिंग फील होती है या पेट के आसपास के एरिया के अंदर स्वेलिंग, और उस स्वेलिंग के साथ बाहर आ जाना और वापस अंदर जाना, किसी भी टाइम उसमें दर्द होना या हवा का रुक जाना शामिल होते हैं, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर को जाके चेक कराना है। और एनी डॉक्टर जिसको आप जाके चेक कराते हैं और वो जब ये सिम्टम्स देखता है, तो ही कैन रेफर यू टू अ प्रॉपर डॉक्टर, टू अ जनरल सर्जन, जिन्होंने इस चीज़ को फर्दर आगे डील करना होता है। ठीक हो गया। और डॉक्टर साहब, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में आप बताएं कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है और इसकी क्या टाइप्स वगैरह हैं, क्या टेक्निक्स वगैरह हैं? जो हर्निया है ना, ये एक मैकेनिकल डिफेक्ट है। जैसे हमारे पेट के अंदर सबसे कॉमन 2 जगह होती हैं। फीमेल्स के अंदर ये नाभ के अंदर कॉमन होता है, और मर्दों के अंदर थोड़ा-सा ये नीचे जहाँ पे टाँग का जोड़ होता है उसके पास ये कॉमन होता है। इसकी जो ट्रीटमेंट है ये भी सर्जिकली की जाती है, और वो सर्जिकली इसलिए कि जो मैकेनिकल डिफेक्ट है इसको हमने क्लोज़ करना है। और उसको क्लोज़ करने का मेथड ये होता है कि पहले हम जो मसल्स होते हैं जिनके अंदर ये वीकनेस है, उन मसल्स को आपस में स्टिच करते हैं और फिर उनको रीइंफोर्स करते हैं बाय मैश, जिसको जाली भी कहा जाता है। जब मसल्स को स्टिच किया जाता है तो वो कभी भी अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के बराबर, जितना एक इंसान के अंदर पहले से चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वापस नहीं आ पाते, और उसके दोबारा होने का चांस ज़्यादा होता है, तकरीबन 10 से 15%।
जब जाली डाल दी जाती है तो इसके दोबारा होने का चांस लेस देन 1% होता है। इसलिए फिर जब सर्जरी एडवाइस की जाती है तो इसको हमेशा मैश के साथ एडवाइस किया जाता है, जिसको हर्नियोप्लास्टी कहते हैं। इसको मज़ीद करने के 2 तरीके होते हैं, एक जिसके अंदर कट लगाया जाता है और एक जिसके अंदर छोटे कट्स या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या सुराख किए जाते हैं और उसके साथ ऑपरेट किया जाता है। और कोई नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है या सर्जरी कंपलसरी है? हर्निया जैसे मैंने बताया कि एक मैकेनिकल डिफेक्ट है, तो इसका इलाज ऑपरेशन ही है और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। ये ज़रूर है कि ये ऑपरेशन कभी-कभार इमरजेंसी की तरफ होता है और कभी-कभार रूटीन में इलेक्टिवली परफॉर्म किया जाता है। जब भी एक चीज़ को प्लान करके किया जाता है तो उसके आउटकम्स, उसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं और हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि जो हर्निया की सर्जरी है इसको प्लान करके किया जाए, इलेक्टिवली किया जाए और इसमें जाली लाज़मी लगाई जाए। जब इसको इमरजेंसी में कर रहे होते हैं तो वो इमरजेंसी आमतौर पे यही होती है कि इसमें इंटेस्टाइन से चर्बी आके फंस गई और पेशेंट को शदीद दर्द, वॉमिटिंग, पेट फूल गया, हवा रुक गई और वो इमरजेंसी में आया। और जब इस इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं हर्निया को, तो उसके अंदर रिस्क मौजूद होता है इन्फेक्शन का, उस चीज़ के इन्फेक्शन का जो जाली हम लगा रहे होते हैं। और अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो इस जाली को दोबारा निकालना पड़ जाता है। इसीलिए जब आमतौर पे इमरजेंसी में ऑपरेट कर रहे होते हैं तो जाली नहीं लगाते, विच मीन्स कि जब इमरजेंसी में हर्निया ऑपरेट होता है तो इसको दोबारा होने के चांसेस 15 से 20% होते हैं। तो हम चाहेंगे कि इसको इमरजेंसी की बजाय इलेक्टिवली करें, जब हम जाली भी लगाएं और इसके दोबारा होने का चांस 1% से कम हो। सही हो गया। और प्रॉपर कंप्लीट जो सर्जरी होगी उसके बाद क्या कोई चांसेस हैं इसके कि दोबारा हो जाए? इसके दोबारा होने के चांसेस बिल्कुल मौजूद होते हैं। ये मैंने जैसे बताया जाली के साथ लेस देन 1% होते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही सारे फैक्टर्स जो इसको एग्रावेट करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, अगर इनसे प्रिवेंशन नहीं की जाएगी तो ये दोबारा हो जाएगा। उन सारे फैक्टर्स के अंदर यही ज़ोर-आवर काम करना, मुशक्क़त वाला काम करना, मोटापा होना, खांसी रहना, कब्ज़ रहना, कोई ऐसी दवाइयाँ खाना जो कि जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको वीक करती हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इसको दोबारा होने के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक मिथ बनी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वर्सेस प्राइवेट हॉस्पिटल। तो इसके बारे में आप क्या हमें बताएंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसका इलाज ज़्यादा अच्छा हो सकता है या प्राइवेट हॉस्पिटल में? इलाज दोनों जगहों के ऊपर सेम होता है, दोनों जगहों के ऊपर सेम मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह से बताना चाहूँगा कि जैसे एक मरीज़ आता है और वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर है और वहाँ पे चूँकि टर्नओवर भी पेशेंट्स का ज़्यादा होता है और इसी दौरान उसकी सर्जरी प्लान की गई है, इलेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए प्लान की गई है और उसी दिन कुछ ऐसे मरीज़ और आ गए हैं जिनको कैंसर है या जिनके और भी मर्ज़ हैं जो कि इससे ज़्यादा शिद्दत के हैं, तो इस इलेक्टिवली परफॉर्म करने वाली सर्जरी को कई दफ़ा डिले कर दिया जाएगा, जिससे मरीज़ अस्पताल में दाखिल रहेगा या उसकी सर्जरी डिले हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये चीज़ें इतनी मैनेज नहीं होती क्योंकि वहाँ पे पेशेंट टर्नओवर इतना नहीं होता। सो एक ये फैक्टर भी बीच के अंदर। फिर जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है वो तो सेम है, उसको करना भी उसी तरीके से है, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसके अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ सूचर मटेरियल, मेश मटेरियल जो कि हम लगा रहे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हमेशा कोशिश की जाती है कि चीज़ों को बेहतर से बेहतर रखा जाए क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट हमारे लिए एक बर्डन नहीं होती। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर चाहते ना चाहते हुए कुछ चीज़ें इसको अफेक्ट ज़रूर कर रही होती हैं। फिर अगेन जो पेशेंट केयर होती है या जो नर्सिंग केयर होती है, एक मरीज़ को अगर एक डॉक्टर ने 10 मरीज़ों को देखना है और एक डॉक्टर ने सिर्फ 2 मरीज़ों को देखना है तो डेफ़िनेटली उसके अंदर भी फ़र्क आएगा, उस नर्सिंग केयर के अंदर भी फ़र्क आएगा, उस रिकवरी में भी फ़र्क आएगा। एक मरीज़ को एक बंदा सर्जरी परफ़ॉर्म करता है, ओपीडी के अंदर भी वही देखता है और ऑपरेशन के बाद भी वही देखता है, डिस्चार्ज के टाइम पे भी देख रहा है। जबकि सरकारी अस्पताल के अंदर देखने वाला कोई और बंदा होता है, ऑपरेट करने वाला कोई और होता है और डिस्चार्ज करने वाला कोई और होता है। तो अगेन चीज़ें वेरी करती हैं। ठीक हो गया। और ये जो अभी फ्रेश डॉक्टर्स जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन की तरफ जा रहे हैं, जो बन रहे हैं, उनके लिए कोई करियर डिफ़िकल्टीज़ या इस तरह के बारे में आप क्या बताएंगे? जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसका लर्निंग कर्व डिफरेंट है। ओपन सर्जरी यूजुअली ट्रेडिशनल ये मेथड होता था कि आप का जो सीनियर है वो सर्जरी कर रहा है और आप उसके साथ वॉश हुए हैं और वो सर्जरी कर रहा है, उसको सर्जरी करते हुए देख रहे हैं एंड यू आर लर्निंग एज द थिंग्स आर बीइंग गोइंग ऑन। लेकिन जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है इसके बारे में ये कहा जाता है कि यूजुअली जो लोग गेमिंग्स अच्छी करते थे या जो जॉयस्टिक्स के साथ अच्छा खेलते थे
क्योंकि यंग जनरेशन है, दे आर गुड एट लर्निंग द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और उसका जो लर्निंग कर्व है उस सारे के साथ, क्योंकि इट इज़ मोर टेक्निकल एस्पेक्ट और उसमें टेक इन्वॉल्व है, तो उस चीज़ को जितना एक यंग जनरेशन जो उसकी ग्रास्प करने की, अडेप्टेबिलिटी की ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो इस चीज़ को बेहतर परफॉर्म करते हैं। बट दिस डज नॉट मीन कि आपने स्टार्ट में ही उनको ये चीज़ करा देनी है। इट टेक्स टाइम बिफोर यू बिकम परफेक्ट। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एंड में हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें हम डॉक्टर से जो है अपने व्यूवर्स के लिए कुछ पैगाम नोट करते हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को आज क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि जब भी कभी अगर आपको पेट में कहीं पे स्वेलिंग होती है, उस स्वेलिंग के साथ दर्द होता है, और अगर आपको लगता है कि जी ये दिस इज़ समथिंग कि जो कि हर्निया की तरफ जा रही है, तो आपने जनरल सर्जन को लाज़मी चेकअप कराना है। या अगर आपको हर्निया के बारे में मालूम हो गया है, तो आपने ये चीज़ ज़हन नशीन कर लेनी है कि द ओनली सॉल्यूशन टू द हर्निया ट्रीटमेंट इज़ कि इसकी सर्जरी होनी है। देयर इज़ नो अल्टरनेट टू इट।